स्टेटस कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करेंगे अध्याय 14 लास्ट चैप्टर करने जा रहे हैं हम लोग अपनी सिलेबस का। और इसके पहले के सारे चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आज हम लोग लास्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर आप लोगों का है निगमित संप्रेषण तथा जनसंपर्क। कौन सा चैप्टर है? निगमित संप्रेषण तथा जनसंपर्क। तो ये वाला जो चैप्टर है ये आप लोगों का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद कोई भी चैप्टर इस आपके सिलेबस में नहीं बचेगा। लास्ट चैप्टर है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग पूरा अपना जो सिलेबस है उसको रिवीजन के तरीके से लेंगे और सारे जितने क्वेश्चन आंसर हैं उनको अपनी क्लास में लगाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस वाले चैप्टर की थ्योरी को हम लोग इस वाले क्लास में कवर करेंगे। तो निगमित संप्रेषण तथा जनसंपर्क, तो इसको समझते हैं कि ये चैप्टर क्या है और इसमें निगमित संप्रेषण तथा जनसंपर्क क्या है। तो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस एंड पब्लिक रिलेशंस को इसमें क्या है बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अपने चैप्टर में समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक विचार तथ्य अथवा सम्मति को जब तक संप्रेषित और समझा ना जाए तब तक वह गतिहीन होती है। प्रत्येक विचार, कोई भी विचार, तथ्य और सम्मति जब तक संप्रेषित और समझा ना जाए, जब तक जो मेरे मन में विचार, तथ्य और सम्मति अगर मैं संप्रेषित अगर सामने वाले को नहीं बताऊंगी तो क्या सामने वाला मेरे विचारों को, मेरी सम्मति को, मेरी भावनाओं को समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। तो इसके लिए क्या है, संप्रेषित करना जरूरी है। अपने विचारों को सामने वाले तक पहुंचाना जरूरी है, तभी क्या होगा, उनको समझा जाएगा। तब तक वह गतिहीन होती है और जब तक संप्रेषित नहीं किया जाएगा तब तक वो जो बातें हैं, जो तथ्य हैं, जो विचार हैं, वो सब क्या है, गतिहीन है। उनमें कोई भी गति नहीं होगी। वर्तमान समाज में जानकारी के आधार पर यह बार बार स्वीकार किया गया है कि संप्रेषण मानव जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। और वर्तमान समाज में क्या है, जानकारी के आधार पर, जानकारी ही तो है जिसको संप्रेषण के द्वारा हम लोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक देते हैं या ले जाते हैं या फिर क्या करते हैं, संप्रेषित करते हैं संचार के माध्यम। तो यह बार बार स्वीकार किया गया है कि संप्रेषण मानव जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, जिसके द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, विचार व तथ्यों का आदान प्रदान होता है और जो संप्रेषण, जो संचार है वो गतिशील हो जाता है। आप समझते हैं निगमित संप्रेषण क्या है। निगमित संप्रेषण क्या है? निगमित संप्रेषण को प्रबंधन का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। इसके विकास में अनेक वर्ष लग जाते हैं। निगमित संप्रेषण कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन को प्रबंधन का क्या माना गया है? महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। इसके विकास में कितने वर्ष लग जाते हैं? तो अनेक वर्ष लग जाते हैं। इस संप्रेषण का सभी आंतरिक एवं बाह्य संप्रेषण के प्रबंधन तथा संगठन में समाहित गतिविधियों के समूह के रूप में वर्णन किया गया है। जो निगमित संप्रेषण है उसके अंदर दो संप्रेषण के प्रकारों को सम्मिलित किया गया है। इसमें आंतरिक संप्रेषण एवं बाह्य संप्रेषण दोनों को मिला करके जो संप्रेषण बना है वो कौन सा है? निगमित संप्रेषण है। तो जब आंतरिक और बाह्य संप्रेषण को एक साथ में एक जगह पे मिला दिया जाता है तो वो जो प्रबंधन संगठन बन जाता है वो कौन सा होता है? निगमित संप्रेषण होता है, जिनका आकार अनुकूल प्रारंभिक बिंदुओं की रचना के लिए बनाया जाता है। निगमित संप्रेषण सभी संगठनों में अनेक प्रकार के विशेषज्ञों तथा संवाददाताओं द्वारा दी जाने वाली जानकारी के आधार पर होता है। जो निगमित संप्रेषण है वो कैसे होता है? जो भी संगठन है जब वहाँ के जो विशेषज्ञ हैं वो जानकारी को देंगे, वहाँ के जो संवाददाता हैं, जो सूचनाओं को बताने वाले व्यक्ति हैं, जब जानकारी को देते हैं तो ये वाला जो संप्रेषण होगा वो कौन सा होगा? निगमित संप्रेषण होगा। किसके द्वारा? विशेषज्ञों द्वारा जो दी जाने वाली जानकारी होगी वो। यह व्यक्ति संगठन के तरीके, लोगों के कार्यकलाप तथा संचार माध्यमों से संबंधित है। यह जो निगमित संप्रेषण है वो किसे संबंधित है? व्यक्ति के जो संगठन के तरीके हैं, लोगों के जो कार्यकलाप है तथा संचार के जो माध्यम है उनसे संबंधित है। निगमित संप्रेषण स्थानीय विश्व स्तर पर कर्मचारियों, भोक्ताओं, नियोजकों एवं अन्य व्यक्ति के मध्य सशक्त तथा प्रभावपूर्ण माध्यम है। कैसा माध्यम है? सशक्त तथा प्रभावपूर्ण माध्यम है।
नियोजक एवं अन्य व्यक्ति के मध्य संप्रेषण का सशक्त तथा प्रभावपूर्ण माध्यम है। कर्मचारियों की उत्पादकता तथा लोगों में सशक्तिकरण की जरूरतों के लिए प्रबंधक का अहम सरोकार निगमित संप्रेषण दल के प्रयोग से जुड़ा हुआ है, परंतु जिसकी आवश्यकता होती है वह सभी की मूल आवश्यकता अर्थात संप्रेषण है। सबकी मूल आवश्यकता क्या है? संप्रेषण का मतलब होता है संचार, कम्युनिकेशन। जब तक हम अपने आवश्यकताओं को सामने वाले व्यक्ति तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक वो कैसे जानेगा कि हमें कौन सी चीज़ की आवश्यकता है। तो अपने भावनाओं, विचारों, सूचनाओं का जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आदान प्रदान होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, वही क्या होता है? संप्रेषण होता है, जिससे जो भी जानकारी, जो सूचना हमारे पास है वो सामने वाले व्यक्ति को संप्रेषित कर दी जाती है। निगमित संप्रेषण प्राथमिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निम्न विचारों को सृजित करता है। जो निगमित संप्रेषण है वो महत्वपूर्ण है, वो भी कैसे? प्राथमिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो विचार हैं उनको सृजित किया जाता है। सकारात्मक और अनुकूल सार्वजनिक ज्ञान, और जो विचार हैं वो कैसे होंगे? सकारात्मक होंगे, अनुकूल सार्वजनिक ज्ञान होगा, संप्रेषण के प्रभावी और कार्यकुशल मार्ग होंगे, प्रबल निगमित संस्कृति, निगमित पहचान और निगमित दर्शन होगा, निगमित नागरिकता की वास्तविक समझ होगी। तो ये सारे जो विचार हैं उनको निगमित संप्रेषण के माध्यम से सृजित किया जाता है। अब समझते हैं निगमित संप्रेषण के प्रकार कौन कौन से हैं। निगमित संप्रेषण के प्रकार कौन कौन से हैं? निगमित संप्रेषण एक स्वस्थ संगठनात्मक समाज का निर्माण करता है। मतलब जो निगमित संप्रेषण है उनके कार्य कौन कौन से हैं? जो निगमित संप्रेषण होता है वो एक स्वस्थ संगठनात्मक समाज का निर्माण करता है। किसी भी संगठन या संस्थान में कर्मचारियों, साझेदारी, संचार माध्यमों एवं ग्राहकों में जानकारी साझा करने के अतिरिक्त विशेषज्ञों तथा सामान्य जानकारी रखने वाले व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के लोगों में जानकारी का प्रसार करना पड़ता है। तो जो सामान्य जानकारी होती, जो साझा जानकारी होती, जो विशेषज्ञों के पास जानकारी होती, उसका जो प्रसार है सामान्य व्यक्तियों तक कैसे होता है? निगमित संप्रेषण के द्वारा होता है। निगमित संप्रेषण ब्रांड का सृजन करता है तथा उसका रख रखाव भी करता है। यह संगठन की मर्यादा को भी ध्यान में रखता है या किसी कंपनी के ब्रांड को संगठन के बाहर तथा भीतर दिखाता है। जो निगमित संप्रेषण होता है वो कंपनी के ब्रांड का भी सृजन करता है तथा उसका रख रखाव भी करता है। और ये संगठन की जो संगठन है ये कंपनी की मर्यादा का भी ध्यान में रखता है कि किस प्रकार से, किन कंडीशनों को ध्यान में रखते हुए, किन नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए कंपनी के जो कंडीशंस और नॉर्म्स होते हैं उनके आधार पर और उनके अंदर ही जो निगमित संप्रेषण होता है वो किया जाता है, जिससे जो कंपनी उसकी ब्रांड भी प्रचलित हो जाती है और वहाँ की जो मर्यादा है उसका भी पालन हो जाता है। इस प्रकार निगमित संप्रेषण की प्रक्रिया संगठन तथा बाहरी संस्थाओं के मध्य संपर्क स्थापित करती है और ब्रांड को प्रचलित करने के लिए, प्रचार करने के लिए कंपनी जो संगठन उसकी मर्यादा में रहकर ही कंपनी और संगठन का जो ब्रांड है एक दूसरे से क्या होगा? बाहरी संस्थाओं के मध्य संपर्क स्थापित करने का जो कार्य है वो निगमित संप्रेषण करती है। और कैसे करती है? कंपनी की मर्यादा को ध्यान में रख करके जो कंपनी की ब्रांड और संगठन है उसके भीतर जो भी जिस प्रकार का संप्रेषण करना होता है उसको कर करके वो क्या करती है? बाहरी संस्थाओं के मध्य संपर्क स्थापित करती है। वर्तमान में इसका प्रयोग एक सकारात्मक निगमित छवि दिखाने, साझेदारों के साथ अच्छे संबंध बनाने, जनता को नए उत्पाद तथा उपलब्धियों की जानकारी देने हेतु जनसंपर्क साधन के रूप में किया जाता है। साझेदारों के साथ मधुर तथा सकारात्मक संबंध एक सकारात्मक निगमित छवि बनाने में सहयोग करता है। निगमित संस्था कंपनी, संगठन, संस्थान, गैर सरकारी संगठन अथवा सरकारी संस्था सभी को अच्छी छवि तथा प्रतिष्ठा की जरूरत होती है। प्रतिद्वंद्विता में बढ़ोतरी, जानकारी की उपलब्धता, संचार की बहुलता ने ज़्यादातर संगठनों के लिए प्रतिष्ठा प्रबंधन को प्राथमिक बना दिया है। इसको निगमित संप्रेषकों के द्वारा
पेशेवर तरीके से संभाला जाता है। इसके महत्वपूर्ण प्रकार संकट नियंत्रण के लिए काम करना, वैश्विक संप्रेषण तथा जानकारी के लिए विवेकशील दृष्टिकोण बनाना तथा कठिन संप्रेषण साधनों एवं प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करना। तो इन सब चीज़ों का जो प्रयोग है ये सब किसके कार्य हैं? निगमित संप्रेषण है उसके सब कार्य हैं, जिसके माध्यम से जो प्रकार है संकट नियंत्रण के लिए काम किया जाता है निगमित संप्रेषण का, वैश्विक संप्रेषण तथा जानकारी के लिए विवेकशील दृष्टिकोण बनाया जाता है और कठिन संप्रेषण साधनों का प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करके भी जो निगमित संप्रेषण है उसके द्वारा जो कार्य है उनको किया जाता है। निगमित जो संप्रेषण है उसके प्रकार हैं। तो निगमित जो संप्रेषण वो कितने प्रकार का होता है? निगमित संप्रेषण 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला है आंतरिक संप्रेषण। तो जो निगमित संप्रेषण है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। 2 प्रकार के निगमित संप्रेषणों का अत्यधिक जो है प्रयोग किया जाता है, उपयोग होता है, जिसमें से पहला प्रकार है आंतरिक संप्रेषण। यह संप्रेषण संगठन के मालिक तथा कर्मचारियों के बीच होता है। जो आंतरिक संप्रेषण होता है वो क्या है? कोई भी संस्थान है, कोई भी संगठन है, तो वहाँ पर जो कार्यरत कर्मचारी और मालिक हैं उनके बीच में जो संप्रेषण होता है वो कौन सा संप्रेषण होता है? आंतरिक संप्रेषण। किसी संगठन में कार्यरत मतलब किसी संस्थान में कार्य कर जो स्टाफ है वहाँ का, मतलब वहाँ का जो स्टाफ है, कर्मचारी, वर्कर्स जो भी हैं वहाँ पर, एक ही संगठन में कार्य करने वाले जो भी व्यक्ति हैं उनमें आपस में जब आपस में क्या होता है? बातचीत होती, संप्रेषण होता है, तो वो कौन सा होता है? आंतरिक संप्रेषण होता है। किसी संगठन को बांधकर रखने, कर्मचारियों को हौसला बढ़ाने, पारदर्शिता लाने एवं कम से कम होने वाले नुकसान को कम करने में यह महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। किसी भी कंपनी का ज़्यादातर आंतरिक समस्याओं का मूल कारण अप्रभावी संप्रेषण होता है। अगर कोई भी कंपनी मतलब वहाँ के जो कर्मचारी हैं किसी भी कंपनी के वो खुश नहीं है या फिर वो अच्छी तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर जो मालिक, वहाँ पर जो ओनर है उसका जो संप्रेषण, जो कम्युनिकेशन करने का जो माध्यम है या तो वो प्रभावी नहीं है या फिर वो सही गाइडेंस जो है संप्रेषण के माध्यम से वहाँ के कर्मचारियों को नहीं दे पा रहा है या फिर उसको कम्युनिकेशन करना सही प्रकार से नहीं आता है। तो किसी कंपनी के होने वाले नुकसान का जो कारण है वो क्या माना गया है? जो आंतरिक समस्याएं हैं वो अप्रभावी संप्रेषण माना गया है। जितना अच्छा संप्रेषण होगा, जितने अच्छे पारस्परिक संबंध कर्मचारियों से होंगे, जितना अच्छा मेल मिलाप होगा, उतनी ही ज़्यादा कंपनी को उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा और उतनी ही ज़्यादा कंपनी क्या है? ऊपर की ओर उठेगी और वहाँ पर कंपनी को आगे बढ़ाने में कोई भी समस्याएं नहीं आएंगी। कर्मचारियों को लेकर वो सभी लगन पूर्वक क्या करेंगे? वहाँ पर कार्य करेंगे। आंतरिक संप्रेषण अलग अलग तरह से होता है। ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज, विकर्ष तथा संगठन के ढांचे के आर पर। जो आंतरिक संप्रेषण है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और विकर्ष। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है कि लंबवत दिशा में, वर्टिकल होगा, मतलब जो मालिक है वो किससे बात करेगा? सीधे सीधे नीचे वर्ग के जो कर्मचारी उनसे बात करेगा जब, तो ये होगा आपका ऊर्ध्वाधर कम्युनिकेशन। या वहाँ के जो प्यून है वो सीधे किससे कम्युनिकेशन कर रहा है? संप्रेषण कर रहा है वहाँ के ओनर से, तो ये ऊर्ध्वाधर होगा। क्षैतिज का मतलब होता है दो एक ही पोस्ट पर कार्य करने वाले दो व्यक्ति जब आपस में बातचीत करेंगे, मान लीजिए ये मैनेजर है और ये भी मैनेजर है, कंपनी के दो मैनेजर हैं, जब दोनों आपस में बातचीत करेंगे तो वो क्षैतिज कम्युनिकेशन होता है। मतलब जब दो समान पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति बात करते हैं तो ये क्षैतिज कम्युनिकेशन होता है। और विकर्ष का मतलब होता है कि डायगोनल कम्युनिकेशन। जब एक संस्थान में कार्यरत कौन है? एक संस्थान में कार्यरत कौन है?
ये यहाँ पर मैनेजर हैं और वो बात कर रहे हैं दूसरे संस्थान में कार्य करने वाले ओनर से। तो ये जो कम्युनिकेशन होगा वो कैसा होता है, विकर्ष मतलब त्रियक कम्युनिकेशन जो होता है, डायगोनल, इसको बोला जाता है कि जो निम्न वर्ग का जो निम्न पद पर कार्यरत व्यक्ति है वो सबसे अपर पोस्ट पर कार्यरत व्यक्ति से जब बातचीत करेगा तो वो होता है विकर्ष कम्युनिकेशन। तथा संगठन के ढांचे के आर पार होता है और ये जो कम्युनिकेशन होते हैं वो संगठन के ढांचे के आर पार होते हैं। आंतरिक संप्रेषण औपचारिक तथा अनौपचारिक हो सकता है। यह नियोजित निर्देशन, समन्वयन, प्रेरणा इत्यादि प्रबंधकीय कार्यों को करने में सहायता करता है। जो आंतरिक संप्रेषण होता है वो औपचारिक होगा। जब प्यून क्या करेगा, जब जो प्यून है वो अपने मालिक से बात करेगा तो वो औपचारिक तरीके से करेगा। लेकिन जब एक ही पद पर कार्य करने वाले दो व्यक्ति बातचीत करेंगे तो वो आपस में क्या हो सकते हैं, आपस में मित्र भी हो सकते हैं। तो वहाँ पर जो कम्युनिकेशन होगा वो अनौपचारिक तरीके से होगा। वो दोनों लोग आपस में किसी भी तरीके से बात कर सकते हैं, वहाँ पर औपचारिकता नहीं हो सकती है। तो और जो कम्युनिकेशन है आंतरिक वो औपचारिक भी होता है और अनौपचारिक भी होता है। जब कंपनी का मालिक वहाँ के स्टाफ से बात करेगा तो वो औपचारिक फॉर्मल वे में करेगा। यह नियोजित निर्देशन, समन्वय, प्रेरणा इत्यादि प्रबंधकीय कार्यों को करने में सहायता करता है। कौन? जो आंतरिक संप्रेषण होता है वो व्यापक नीतियां तथा उद्देश्य प्रबंधन के शीर्ष से नीचे के स्तरों तक पहुंचते हैं। जो व्यापक नीतियां और उद्देश्य हैं, जो कंपनी के एम्स बनाए गए हैं, जो गोल्स बनाए गए हैं, जो वहाँ का मालिक जो है, जो वहाँ का मैनेजर है, वो जो भी नीतियाँ, जो रूल्स बनाएगा, जो रेगुलेशन बनाएगा, जो नॉर्म्स बनाएगा, वो सब कहाँ होंगे? ऊपर से शीर्ष से नीचे के स्तरों तक पहुँचते हैं। मतलब जो मैनेजर ने जो भी नियम्स बनाए हैं वो सब कहाँ आएंगे? मैनेजर किसको बताएगा? अपने से नीचे पोस्ट वालों तक बताएगा, फिर वहाँ से नीचे आएंगे, वहाँ से नीचे आएंगे और वहाँ से सारे कर्मचारियों तक जाएंगे। तो जो भी नीतियाँ और उद्देश्य होते हैं वो ऊपर से होकर के बन के ऊपर से ही आते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, वहाँ जितना निचला स्टाफ होता है सबके पास पहुँच जाते हैं। संदेश संप्रेषित करने के लिए लिखित तथा मौखिक दोनों, अगर कोई भी संदेश संप्रेषित करना है, देना है, तो वो लिखित रूप में भी हो सकता है और मौखिक रूप में भी हो सकता है। लिखित तथा मौखिक दोनों संचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई भी सूचना या संचार या भी कोई संदेश देना होता है तो वो लिख कर भी दिया जा सकता है और बता करके भी, बोल करके भी बताया जा सकता है। तो लिखित और मौखिक दोनों रूप में हो जाता है। लिखित संचार माध्यम में अनुदेश, आदेश पत्र, अगर लिखित रूप में देना है तो आदेश पत्र निकाल सकते हैं, स्मृति पत्र निकाल सकते हैं, संस्थान जर्नल छपवा सकते हैं, पोस्टर छपवा करके लोगों को बताया जा सकता है। तो अगर लिखित रूप में दिया जाएगा तो वो लिखा हुआ होगा। वो लिखित जो संदेश है पोस्टर के रूप में भी हो सकता है, बुलेटिन बोर्ड के रूप में भी हो सकता है, सूचना रैक और पुस्तिकाओं के रूप में हो सकता है, कार्य विधियों के रूप में हो सकता है, कार्यकलाप रिपोर्ट इत्यादि शामिल किए जाते हैं। तो ये सब किसके संचार के माध्यम में? ये लिखित संचार के माध्यम के अंतर्गत आते हैं, जिसमें जो संचार, जो सूचना है वो लिखित रूप में लिख करके उसका जो संचार का जो प्रवाह है या जो प्रसार है वो किया जाता है। दूसरा समझते हैं बाह्य संप्रेषण। पहला प्रकार कौन था? आंतरिक संप्रेषण। दूसरा प्रकार है संप्रेषण का बाह्य संप्रेषण। यह संप्रेषण संगठन के सदस्यों तथा संगठन के बाहर के सदस्यों के मध्य होता है। जो बाह्य संप्रेषण होता है वो एक संस्थान के सदस्यों के दूसरे संस्थान के सदस्यों के बीच में जो संप्रेषण होता है, बातचीत होती है, वो बाह्य संप्रेषण होता है। मतलब आंतरिक संप्रेषण में क्या था, एक ही संस्थान में कार्य करने वाले जितने स्टाफ हैं, जितने कर्मचारी हैं, वो सब जब आपस में बातचीत कर रहे थे तो वो आंतरिक संप्रेषण था। लेकिन बाह्य संप्रेषण का मतलब है कि ये एक संस्थान है और ये दूसरा संस्थान है। यहाँ का जितना भी स्टाफ है और यहाँ का जितना भी स्टाफ है, दो संस्थान, जो दो कंपनियां, मान लीजिए ये एक कंपनी है, ये दूसरी कंपनी है। जब इस कंपनी के स्टाफ और इस कंपनी के स्टाफ आपस में मिलकर बात करेंगे तो ये जो संप्रेषण होगा वो बाह्य संप्रेषण होगा। कौन सा होगा?
बाह्य संप्रेषण होगा, एक कंपनी के वर्कर दूसरी कंपनी के वर्कर से जब बातचीत करेंगे तो वो बाह्य संप्रेषण होता है। बाह्य संप्रेषण अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह सकारात्मक छवि को बनाने, ब्रांड संरक्षण तथा जनसंपर्क बनाने से संबंधित प्रभावपूर्ण कार्य के योग्य बनाता है। वैश्विक समाज में बाह्य संप्रेषण व्यापार में भी सहायक होता है। अगर किसी को व्यापार करना है, अपना जो भी वो कार्य कर रहा है उसको वैश्विक स्तर पर ले जाना है, तो उसे बाह्य संप्रेषण करना होता है। मतलब जो भी कंपनियां हैं या फिर जो भी जिन देशों से वो व्यापार करना चाहता है, जहाँ जहाँ तक अपने व्यापार को फैलाना चाहता है, वहाँ वहाँ पर उसको क्या करना होता है, संप्रेषण करना होता है। तो अपने क्षेत्र से या अपने संस्थान के बाहर जब व्यक्ति संप्रेषण करता है तो वो बाह्य संप्रेषण में आता है। बाह्य संप्रेषण संगठन के बाहर सरकार, उसके संभोगों, उपभोक्ताओं, वितरकों, अंतर निगमित संस्थाओं, जनसाधारण आदि को जानकारी संप्रेषित करने से जुड़ा हुआ है। बाह्य संप्रेषण जनता के साथ अच्छे संबंधों को प्रोत्साहित करता है। कुछ तथ्यों तथा जानकारियों का बाहरी लोगों से आदान प्रदान किया जाना जरूरी होता है। इसके लिए मौखिक एवं लिखित दोनों संचार माध्यमों का प्रयोग किया जा सकता है। लिखित संचार पत्र, स्मृति पत्र, संस्थान से जुड़ी जो पत्रिकाएं होती हैं और बुलेटिन, पोस्टर, वार्षिक रिपोर्ट इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। लिखित संप्रेषण में किसी भी संस्थान के छपने वाले जो बुलेटिन्स होते हैं, जो पत्रिकाएं, जो मैगजीन्स होती हैं या फिर जो पोस्टर होते हैं, उनके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, लिखित रूप में उस संस्थान की जो भी सूचनाएं होती हैं उनका प्रसार किया जाता है। तो यहाँ तक चैप्टर हम लोगों ने अपना आज कवर किया है। इसके बाद अभी 2 पार्ट आप लोगों के इस चैप्टर के आएंगे जिसमें आप लोगों का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। अभी हम लोग 7C ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, उसको एकदम 5 मिनट का जो आप लोगों का सेशन होगा वो होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है लॉन्ग में कि 7C ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के 7 तत्व कौन कौन से हैं, और वो तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बार भी आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बना था। तो गाइस, यहाँ तक हम लोगों ने अपना जो सिलेबस है आज कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर को यहीं तक आज कवर करेंगे। कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे का जो कंटेंट है वो कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस, आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।